हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। एंड गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द थर्ड चैप्टर ऑफ हिंदी, श्रम साधना आज हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं शब्द संसार से। तत्ववेत्ता, तत्ववेत्ता का मतलब होता है तत्वज्ञ। हुकूमत, हुकूमत मतलब होता है शासन, राज। दफ़ा, दफ़ा मतलब होता है मर्तबा, बार बार, कितनी दफ़ा खाएगा, कितनी बार खाएगा। मुहावरा, मुहावरा एक ही है, गुज़र बसर करना, आजीविका चलाना, आजीविका चलना मतलब कि गुजारा होना। तो 100% मुहावरे जो हैं वो टेक्स्ट बुक से ही आएंगे। सो यू शुड नॉट यूज़ नवनीत एंड मास्टर की व्हाट डोंट यूज़ दैट, क्योंकि आप लोगों को इसी में से आने वाला है। बाद में पछताओगे कि जो टाइम डाइजेस्ट में 100 मुहावरे पढ़ने में वेस्ट किया, वो टाइम पे काश मैथमेटिक्स का कोई सम सॉल्व कर लेता तो आज मैथमेटिक्स में और अच्छे मार्क्स मिलते। तो बाद में रिग्रेट ना हो, इसके लिए अभी आप लोग सारे मुहावरे टेक्स्ट बुक के एक पेज पे लिख लें और याद करें। तो इसका स्वाध्याय कृति सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है उत्तर लिखिए। यहाँ पे हम लोगों को एक एक वर्ड में उत्तर लिखने हैं। तो व्यापारी और उद्योगपति के लिए अर्थशास्त्र द्वारा बनाए गए नियम। अर्थशास्त्र ने व्यापारियों के लिए कौन सा नियम बनाया है? हम लोगों ने पढ़ा था, खरीदी सस्ती से सस्ती, खरीदी सस्ती से सस्ती और बिक्री महंगी से महंगी, मतलब खरीदना सबसे सस्ते में, बेचना सबसे महंगे में। तो ये उनके लिए नियम बन चुका था, खरीदी सस्ती से सस्ती, बिक्री महंगी से महंगी। संपत्ति के दो मुख्य साधन, सृष्टि के द्रव्य हो गए, एक हो गया सृष्टि के द्रव्य, सृष्टि के द्रव्य, और दूसरा हो गया मनुष्य का शरीर श्रम। सृष्टि के द्रव्य और मनुष्य का शरीर श्रम, ये दो चीज़ें हैं। समाप्त हुई दो प्रथाएं। दो प्रथाएं कौन सी समाप्त हो गई हैं? एक गुलामी की और एक राज प्रथा। तो गुलामी और राज प्रथा। अब यहाँ पे बोला है कल्याणकारी राज का अर्थ, कल्याणकारी राज्य का अर्थ। यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा सब तरह के दुर्बलों को राज सत्ता द्वारा मदद दिया जाना। मतलब कि जो राज सत्ता है वो जितने भी दुर्बल हैं, जितने भी गरीब हैं, उनको मदद करना। तो सब तरह के दुर्बलों को राज सत्ता द्वारा मदद दिया जाना, ये आएगा यहाँ पे। गांधी जी द्वारा शोषण तथा अशांति मिटाने के लिए बताए गए सूत्र। मतलब जो अशांति फैली हुई है उसके लिए उन्होंने जो सूत्र बताए थे वो क्या क्या हैं? तो पहला है 4 घंटे शरीर श्रम करना, और 4 घंटे बौद्धिक श्रम। ये दो चीज़ें उन्होंने बताई थी, 4 घंटे बौद्धिक श्रम, 4 घंटे शरीर श्रम। अब यहाँ पे बोला है बुद्धिजीवी और श्रमजीवियों में तुलना कीजिए। तो बुद्धिजीवी क्या करते हैं? बौद्धिक काम करते हैं। बुद्धिजीवी बौद्धिक काम करते हैं और श्रमजीवी शारीरिक श्रम करते हैं। मतलब ये अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, ये अपने शरीर का। अब बुद्धिजीवी अधिक आमदनी होती है, अधिक आमदनी और प्रतिष्ठा दोनों ही अधिक होता है। और यहाँ पे उसका उल्टा, आमदनी कम, प्रतिष्ठा नहीं। ये हो गई दो चीज़ें, बौद्धिक श्रम करना, शरीर श्रम करना, प्रतिष्ठा ज़्यादा, प्रतिष्ठा कम, आमदनी ज़्यादा, आमदनी कम, और इनका जीवन कष्टमय होता है और इनका जीवन सुखमय होता है। 4 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें आप लोग लिख लें। अब यहाँ पे हम लोगों को बोला है कि दान से ये कार्य होते हैं, दान से अस्पताल बनते हैं और विद्यालय। अब यहाँ बोला व्यापार की कला इनसे प्राप्त होती है। किनसे? विद्यालयों से, विद्यालयों से, और किससे? अपने साथियों एवं समाज से। विद्यालयों से, अपने साथियों एवं समाज से, ये दो चीज़ों से प्राप्त होती है। तो पाठ में प्रयुक्त इक प्रत्यय युक्त शब्दों को ढूंढ कर लिखिए तथा उसमें किन्हीं 4 का स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो मैं 4 शब्द बता देता हूँ, आप वाक्यों में प्रयोग कर ही सकते हैं। पहला आएगा आर्थिक, आर्थिक में भी आखिरी में इक आता है। दूसरा आता है प्राकृतिक,
तीसरा आता है बौद्धिक, चौथा आता है सामाजिक। अब आप लोग वाक्यों में प्रयोग कर लीजिए। उसकी आर्थिक परिस्थिति खराब है, हमें प्राकृतिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमें बौद्धिक श्रम अधिक करना चाहिए, हमें सामाजिक बनना चाहिए, ऐसा ऐसा प्रयोग कर लीजिए। पाठ में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके विलोम शब्द भी पाठ में ही प्रयुक्त हैं, बताइए भाई। हाँ, पहला शब्द है इसमें देश, देश गुणे विदेश, देश विदेश उसी में प्रेजेंट है। फिर प्रेजेंट है स्वार्थ और परार्थ, स्वार्थ परार्थ। फिर प्रेजेंट है हाथ पैर, तो हाथ गुणे पैर, दो चीज़ें। अब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, बस आ लगा दीजिए। और फिर इसके बाद अमीर और गरीब, ये कुछ शब्द हैं जिनके विलोम प्रेजेंट है। अगर और भी है तो आप लोग लिख सकते हैं उसे, बट 5 काफ़ी है, 4 ही काफ़ी है वैसे तो। समाज परोपकार वृत्ति के बल पर ही ऊंचा उठ सकता है, इस कथन से संबंधित अपने विचार लिखिए। तो चलिए फटाफट नोट्स में चलते हैं। और एक मेवे फलते श्रम की डाल वो भी है, तो वो भी लिख लेंगे हम लोग। चलिए, हमारे शास्त्रों में परोपकार को बहुत महत्व दिया गया है। पेड़ों में फल लगना, नदियों के जल का बहना परोपकार का ही एक रूप है। इसी तरह सज्जन व्यक्तियों की संपत्ति और इस शरीर को भी परोपकार में लगा देने के लिए कहा गया है। मतलब हमें परोपकार करना चाहिए। तो परोपकार एक उपकार होता है, एक परोपकार होता है। उपकार मतलब होता है दूसरे के ऊपर एहसान करना, परोपकार मतलब बिना कोई एहसान जताए उसकी मदद करना, बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद करना, हम लोग बोलते हैं परोपकार। हमारे समाज में गरीब अमीर हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अनेक लोग ऐसे हैं जिन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिलता, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतनी संपत्ति है कि वो स्वयं इसकी पूरी जानकारी नहीं है कि कितनी संपत्ति उसके पास है, इसकी पूरी जानकारी उन्हें भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं। मनुष्य में परोपकार की प्रवृत्ति जन्मजात होती है, मतलब बचपन से ही होती है। प्यासे को पानी पिलाना और किसी भूखे को खाना खिला देना कौन नहीं चाहता। यही परोपकार भावना, इसी को तो कहते हैं परोपकार। प्यासे को पानी पिलाना बिना देखे यार, स्वार्थ मत देखो यार, मदद करो बस, यही परोपकार भावना है। हमारे देश में अनेक अस्पताल, अनेक शिक्षा संस्थाएं परोपकार करने वाले लोगों के धन से चल रही हैं। मतलब जो अमीर लोग होते हैं, कुछ फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं जो लोग बताते नहीं हैं और बिना बताए दान करते हैं। तो ऐसे लोग आश्रम, हॉस्पिटल, अलग अलग जगहों पे दान करते हैं, उनके वजह से ही तो वो सब चल रहा है। समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए तरह तरह की संस्थाएं काम कर रही हैं। इनका संचालन दान अथवा सहायता के रूप में प्राप्त धन से ही हो रहा है। हर युग में समाज के उत्थान के लिए परोपकारियों का सहयोग प्राप्त होता रहा है। यह सहयोग इसी तरह मिलता रहना चाहिए, तभी हमारे समाज का उत्थान होगा। तो इस तरीके से इसको आप लोग लिख सकते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के। अब मेवे फलते श्रम की डाल, चलिए थोड़ा सा मैंने सेट कर दिया। श्रम 2 प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक श्रम होता है, एक बौद्धिक श्रम होता है। दोनों प्रकार के श्रम का अपना अपना महत्व है। श्रम को सदा महत्व दिया जाता है। श्रम करने वाला व्यक्ति परिश्रम करके अपना भरण पोषण करता है और शान से रहता है। जो श्रम करता है वह स्वयं अपने समय, अपने भाग्य का निर्माण करता है। बिल्कुल सही बात है। आज आप लोग श्रम करोगे, अच्छे परसेंटेज लाओगे, तो अपने भाग्य का आप निर्माण खुद करोगे। वह अपना खून पसीना एक कर मेहनत की पवित्र रोटी खाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अगर अपनी मेहनत की कमाई से कुछ खरीदोगे ना, 10 रुपये का कुरकुरे ही लोगे आप लोग, तो वो चीज़ आपको 20 रुपये वाले आइसक्रीम से ज़्यादा बेटर लगेगी, मैं गारंटी दे सकता हूँ। मेहनत की ज़िंदगी ही सच्ची ज़िंदगी है। श्रम करने वाला व्यक्ति काम से कभी नहीं घबराता। बिल्कुल सही बात है, वो कभी भी नहीं घबराएगा। उसके सामने जैसा भी काम आता है उसे वह लगन और मेहनत से पूरा करता है। विद्यार्थी श्रम द्वारा ही परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हैं। मजदूर, किसान, इंजीनियर, वैज्ञानिक, व्यापारी, खिलाड़ी आदि सबकी प्रगति में श्रम का ही तो हाथ होता है। आजकल जो क्रिकेटर्स हैं कितनी मेहनत करते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि श्रम कभी बेकार नहीं जाता। ईमानदारी से किए गया श्रम का तुरंत लाभ मिले ना मिले, पर कभी ना कभी उसका फल मिलकर ही रहता है। आज मैंने मेहनत की, मुझे आज भले ही ना वो फल मिले, बट आगे चल के मुझे उसका फल ज़रूर मिलेगा। इस साधना के साथ आप लोग श्रम करें। श्रम करने वाले ही मेवों का स्वाद चखते हैं। तो दोस्तों, मेवे फलते श्रम की डाल, श्रम करो, उस पे मेवे ज़रूर फलेंगे। तो ये था हम लोगों का श्रम साधना का पूरा विश्लेषण।
नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग छापा चैप्टर का थोड़ा विश्लेषण करेंगे। चैप्टर बोर्ड में भी आया है तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। तब तक के लिए द गुड द बाय।